What's up everyone? Welcome back to the channel। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं डे 6 की आखिरी वीडियो के ऊपर और मेरा इस पर्टिकुलर फर्स्ट वीक के टारगेट्स में था कि हमें नेशनल इनकम पूरा करना है, जो कि ऑलमोस्ट 95% हो गया है। 5% एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो मैं आपका मंडे को पूरा कराता हूँ। बट बिफोर दैट मेरे टारगेट में था कि इंडियन इको भी हम चालू करेंगे और फर्स्ट चैप्टर खत्म करेंगे। तो आज हम लेके चल रहे हैं हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मेरे फर्स्ट वीक के टारगेट्स में ये चैप्टर है, आज हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो मैक्रो और इंडियन इको साइड बाय साइड लेके चलेंगे सो दैट आपका लर्निंग एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग दोनों होती रहे। आई डोंट वांट कि पहले आप मैक्रो मैक्रो करते रहो और इंडियन इको बाद में आप याद ही ना कर पाओ। तो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लर्निंग वाला सब्जेक्ट है, तो लर्न करने में टाइम भी लगता है एंड आई वांट कि आपको प्रॉपर टाइम मिले। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। कमेंट्स में सबको बिल्कुल उसी जोश के साथ लिखना है, यस सर, डे 6 डन, जस्ट 15 मोर टू गो। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइस बहुत ही आसान चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सर जो हमारा फर्स्ट यूनिट है इंडियन इको का, उसमें है क्या? उसके अंदर हम लोगों ने ये देखा है कि इंडियन इकोनॉमी में किस तरीके से प्रायर टू इंडिपेंडेंस यानी 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने कैसे 200 साल राज किया, कैसे आए, क्या क्या पॉलिसीज रही, क्या क्या उनका मकसद था, वो सब हम इस चैप्टर में सीखते हैं, इस पूरी यूनिट में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी की आपके पास जो भी किताब है, प्लीज़ रीडिंग ज़रूर लें, जैसे बिजनेस स्टडीज़ कर रहे हो। रीडिंग, देन अंडरस्टैंडिंग, देन लर्निंग एंड देन राइटिंग। चारों ही चीज़ें आपको इंडियन इको में भी फॉलो करनी है। लिख लिख के देखना भाई, नहीं तो ये जो किताब है इंडियन इकोनॉमी परेशान करेगी। लिखना, और अब मौका है, जो पहले पाप हो गए सो हो गए, अब साथ साथ याद कर लो। 8 चैप्टर है, साथ साथ याद करोगे तो इजी हो जाएगा। आज नहीं करोगे तो इकट्ठा होता चला जाएगा, ठीक है। तो आज चैप्टर नंबर 1 सबको याद करना है। क्या क्या इसके कंटेंट्स हैं, इसका आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द पर्पस ऑफ ब्रिटिश या एम ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए क्यों थे? तो देखो, जो मेन पर्पस था ब्रिटिशर्स का, वो था टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। सर क्यों फीडर इकोनॉमी? क्योंकि इंडिया वाज रिच इन रिसोर्सेज, इनफैक्ट इंडिया इज रिच इन रिसोर्सेज। हाँ, इतना एक्सप्लॉइटेशन होने के बाद भी इंडिया के पास आज भी इतने सारे रिसोर्सेज हैं जो बाकी सारे नेशन सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इंडिया दोनों चीज़ों में हमारी मदद कर सकता है। पहली चीज़, इंडिया के पास रॉ मटेरियल बहुत सारा है, तो रॉ मटेरियल यहाँ से लेके जाएंगे, वहाँ पे मशीनों से सामान बनाएंगे। और इंडिया एक मार्केट भी बहुत बड़ा है, इतनी सारी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, तो उनके लिए एक मार्केट भी था जहाँ से वो बिजनेस कर सकते थे। अब हमारे बेचारे भोले भाले शरीफ लोग, जिनको व्यापार के बारे में कुछ भी नहीं पता था उस टाइम पे, और ब्रिटिशर्स बहुत चालाक, जो समझते थे कि बिजनेस क्या चीज़ है, तो वो लोग इंडिया में आए, इंडिया से चोरी करा सारा का सारा रॉ मटेरियल और हमें यहाँ पे आके अपना सामान बेचा। तो हमारा सामान हमें ही बेचा, बस फॉर्म बदल के। असली एंटरप्रेन्योर्स तो वही निकले, है ना। तो देखो क्या लिखा है, द मेन पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल वॉज टू यूज द इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर का मतलब जो उनको फीड करे। फाइनली आफ्टर 200 years इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त। ब्रिटिशर्स टुक ओवर रॉ मटेरियल, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और हमें फिनिश गुड्स बेचते थे। ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और जो आपको पता होना चाहिए वो था कि ब्रिटिश रूल स्टार्ट कब हुआ। बेटा ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ था विद द बैटल ऑफ प्लाजे, और बैटल ऑफ प्लाजे जो था 1757 में लड़ा गया था बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। और वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे इंडिया पे कब्जा करना स्टार्ट किया था, समझे। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है इंडियन इकोनॉमी कैसे था बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी? नंबर 1, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। प्रॉस्पेरस का क्या मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी खुशहाली थी, सारे के सारे लोग काफ़ी खुश रहते थे, अपने लिए प्रोडक्शन करते थे, वो सामान बेचते थे, कुछ पैसा कमाते थे और अपना घर चलाते थे। तो वी वर वेरी प्रॉस्पेरस। हम ज़्यादा लालची नहीं थे, हमें कोई मतलब नहीं था, कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस से मतलब नहीं था, अपना सब
खुश रहते थे, मिलजुल के रहते थे। नंबर 2 एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन का मतलब जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर फैमिलीज एग्रीकल्चर के अंदर ही थी, पूरा पूरा परिवार, छोटी छोटी ज़मीनें होती थी उन पे काम करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं होती थी किसी और की ज़मीन पे काम कर लेते थे, लेकिन इसी तरीके से चलता रहता था। तो हमारी इकॉनमी लगभग 75% पीपल वर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तीसरा आता है वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। हम आज भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर हैं, हम तब भी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए मशहूर थे। हमारे देश में बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे जो लोग हाथों से काम करते हैं, मशीनों से काम नहीं करते, हाथों से, बहुत सारा आर्ट, बहुत सारा क्राफ्ट। आज भी आप देखो पुराने ज़माने के इतने बड़े बड़े मंदिर हमारे देश में देखने को मिलते हैं, इतने खूबसूरत चीज़ें। तो हम लोग काफ़ी पॉपुलर थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए और ब्रिटिशर्स इससे काफ़ी ज़्यादा एक्साइट होते थे, राइट। तो ब्रिटिशर्स ट्रांसफॉर्म कर गए हमारे कंट्री को इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने हमें सप्लायर बनाया रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बनाया उनके फिनिश गुड्स का जो वो मशीनों से बना के लाते थे, ठीक है। अब आता है बेटा ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करा, और इस एक्सप्लॉयटेशन को बोला गया कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है सर? जिसके अंदर दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। एक कंट्री होती है रूलिंग कंट्री, जो कि हमारे केस में ब्रिटेन रहा, दैट इज द ब्रिटिशर्स, और एक होती है उसकी कॉलोनी जो उसके लिए काम करती है। वो कॉलोनी कौन बना? इंडिया। इस एक्सप्लॉयटेशन को क्या बोला गया? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कैसे करा इन्होंने? इस एक्सप्लॉयटेशन को समझने के लिए हमें तीनों ही सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन समझना होगा बच्चों। सबसे पहला सेक्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा सेक्टर होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। इन तीनों ही सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने किया, हमें हर तरफ से कमजोर बना दिया। ना एग्रीकल्चर में हमें कहीं का छोड़ा, ना इंडस्ट्रीज में, और ना ही फॉरेन सेक्टर में। तो कैसे एक्सप्लॉइट किया वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है बच्चों एक्सप्लॉइटेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या चीजें करी जिस वजह से हमारा एग्रीकल्चर खत्म हो गया। तो ब्रिटिशर्स ने बच्चों कुछ पॉलिसीज यूज करी जिससे हमारा एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हुआ। सबसे पहली उनकी पॉलिसी थी वो थी जमींदारी सिस्टम, जिसको हम लैंड सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ जो किसान बेचारा, जिसके पास जमीन नहीं थी अपनी, जो गरीब किसान था, जो दूसरों की जमीन पे काम करता था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक फिक्स्ड रेंट कर दिया उन लोगों से चार्ज करने के लिए जिनकी जमीनें हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा भाई सुनो, तुम्हारी जमीनें है ना, तुम्हें हम जमींदार बोलेंगे, ठीक है, तुम जमींदार हो, तुम लोग गरीब किसान से जो तुम्हारे लिए काम करेगा उसको जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो हमारे पास शिकायत करने आएगा, हम उसे भगा देंगे। तुम कुछ भी करो, कितना भी कुछ भी करो, हमें एक फिक्स रेंट चाहिए, हमें ये रेंट दो, और उस सामने वाले गरीब किसान से तुम जितना मर्जी चाहो उसको यूज करो, उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लॉइट करो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो इस सिस्टम में तीन लोग इन्वॉल्व हुए। एक तो हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि फिक्स रेंट लेती थी, एक हो गया हमारे पास जमींदार जो जमीन के मालिक थे, उनको काम वाम से कोई मतलब नहीं था, वो तो सारा काम किससे करवाते थे? टीनेंट से कराते थे, गरीब किसान से कराते थे, और उसको उसके बदले में सिर्फ कुछ फसल देते थे थोड़ी सी, जिससे उसका घर चले बस, ठीक है। और एक तीसरा आता था गरीब किसान जो बेचारा सुबह से लेकर रात तक काम करता था, बदले में उसे कुछ नहीं मिलता था। अब जो जमींदार है वो क्या करता था? एक फिक्स रेंट गवर्नमेंट को देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और बाकी जो पैसा बचता था उससे एंजॉय करता था, अपनी लाइफ में लग्जरीज एंजॉय करता था, घूमता फिरता खाता था, बढ़िया मजे लेता था। तो ब्रिटिशर्स ने अपना पैसा बनाया, पैसा बनता गया, जमींदार अपना एंजॉय करते रहे, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर किसी ने इंप्रूवमेंट की कोशिश ही नहीं करी, और लैंड सारी खत्म होती चली गई, फर्टिलिटी खत्म होती चली गई, एग्रीकल्चर नीचे की तरफ आने लगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर दिस सिस्टम जितने भी प्रॉफिट्स आते थे एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार्स इन द फॉर्म ऑफ लगान। Zamindars were declared as the owner of the soil and they had to pay a fixed amount to the government by way of land revenue and they were free to extract as much as they wished from the tillers of the soil. जितना वो चाहे उतना टिलर से एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, उसका एक हिस्सा उन्हें गवर्नमेंट को देना होता था, बाकी वो खुद एंजॉय करते थे, मौज मस्ती करते थे। एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कहीं से कहीं तक हो ही नहीं पाया। दूसरा ब्रिटिशर्स ने क्या करा? हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया। सर व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन? कमर्शियलाइजेशन का मतलब है बच्चों, हम लोग पहले जो क्रॉप्स उगाते थे, हमारा एग्रीकल्चर सबसिस्टेंस था। सबसिस्टेंस का मतलब फसल उगाई, अपने फैमिली में यूज करी और
अच्छा जीवन जी रहे थे। क्या ग्रो करते थे? नॉर्मली हम लोग ग्रो करते थे व्हीट, राइस, जो चीज़ें हम कंज्यूम करते थे, ऐसी गुड्स हम लोग, ऐसी क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते थे। ब्रिटिशर्स ने बोला अगर ये यही ग्रो करते रहेंगे तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को फोर्स करा कि भैया ये नहीं ग्रो करोगे, ये बंद करो, फूड क्रॉप्स ग्रो करना, कैश क्रॉप्स उगाओ। सर कैश क्रॉप्स क्या होती है? जिससे पैसा बनता है, कॉटन, इंडिगो, चाय, कॉफी, ये उगाओ, ये उगाओगे तो इससे पैसा बनेगा। तो ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर को सबसिस्टेंस से कमर्शियल कर दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। Indian markets are subsistence markets, but Britishers finished the subsistence system. Britishers ने खत्म कर दिया subsistence और commercialize कर दिया। तीसरा, प्रोडक्टिविटी नहीं थी हमारे एग्रीकल्चर में। प्रोडक्टिविटी क्यों गिरती जा रही थी? What was the reason? सबसे पहले लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और उस टेक्नोलॉजी के लिए कोई काम भी नहीं कर रहा था। नो इरिगेशन फैसिलिटीज, पानी की व्यवस्था नहीं थी। भाई फसल किससे होती है? पानी से होती है। पानी है ही नहीं, उस पर पैसा लगता है, उस पर कोई काम नहीं कर रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एक्सप्लॉइट कर रही थी। कोई फर्टिलाइजर्स नहीं थे, इंसेक्टिसाइड्स नहीं थे, पेस्टिसाइड्स नहीं थे, कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं था। वी वर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एज वेल एज ऑन गॉड फॉर गुड प्रोडक्टिविटी। कभी हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। उसके बाद बच्चों इस सब प्रॉब्लम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम। पैसा नहीं लगा एग्रीकल्चर के ऊपर। देखो लिखा हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर वॉज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग। सर टेरेसिंग क्या होती है? टेरेसिंग बच्चों एक टेक्निक ऑफ फार्मिंग होती है जिससे फसल को एक अच्छे तरीके से लगाया जाता है और अच्छी क्रॉप्स होती है, फर्टिलिटी मेंटेन रहती है। वो नहीं हो पा रही थी, फ्लड कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, ड्रेनेज नहीं थी। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में रही हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे खत्म किया गया? नंबर 1, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया। बच्चों इंडस्ट्री लगाने को बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री बंद करने को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया। मतलब उन्होंने फोर्सफुली नहीं कहा हमें कि इंडस्ट्री बंद करो, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे खुद ही बंद होती चली गई। सर कैसे बंद होती चली गई? वो यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे सस्ते रेट्स पे, चीपर रेट्स पे, और उससे मॉडर्न इंडस्ट्री से मशीन मेड सामान बनाते थे। मशीन मेड सामान लाके इंडिया में ही बेचते थे। अब एक बात बताओ, इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, इतनी ज्यादा डिमांड है, वो डिमांड हैंडमेड गुड्स से पूरी नहीं हो सकती। उस डिमांड को पूरा करने के लिए मशीन मेड गुड्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मशीन मेड गुड्स की अगर जरूरत पड़ेगी तो मशीनें कहां से आएंगी? मशीनें तो हमारे पास है नहीं, पैसा हमारे पास है नहीं। तो इतनी सप्लाई सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही ला पाए। अब मार्केट में मशीन वाला सामान बहुत सारा दिखने लगा। दूसरी चीज, जो मशीनों से बना हुआ सामान था वो गुड क्वालिटी लगने लगा हमारे लोगों को, क्योंकि भैया हाथ से बनी हुई चीज और मशीन से बनी हुई चीज में फर्क तो होता है, राइट? तो हमारे इंडियन लोगों ने वो चीज अडॉप्ट करनी शुरू कर दी। आज भी देखो हम सब वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट कर चुके हैं या नहीं, और जो नहीं कर चुके वो जा रहे हैं उधर। तो क्यों अडॉप्ट करा? क्योंकि ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया है, एक्साइटेड लगने लगी। धीरे धीरे क्या होने लगा, डिमांड सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की होने लगी, हमारे हैंडमेड गुड्स की डिमांड ही कम होने लगी। तो अपने आप ही इंडस्ट्रीज क्या होती चली गई, बंद होती चली गई। इसी को बोलते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दूसरा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। सर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या है? उन्होंने हमारे ऊपर कुछ ऐसी टैक्सेस की पॉलिसी बनाई जिसमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। सर कैसा डिस्क्रिमिनेशन था? देखो वो लोग क्या करते थे, यहां से टैक्स फ्री एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का। इंडिया से जितना भी उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए सारा टैक्स फ्री ले जाओ, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टैक्स फ्री, ठीक है। और वहां से इंपोर्ट करते थे अपने प्रोडक्ट्स टैक्स फ्री। वहां से कुछ भी उनको इंपोर्ट करना है तो वो भी टैक्स फ्री। लेकिन अगर हमें अपने हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करने हैं उन पे हैवी टैक्सेस। हमें अपने हैंडीक्राफ्ट्स बाहर बेचने नहीं देते थे, हमारा रॉ मटेरियल फ्री में लेके जा रहे थे, वहां से क्या लेके आ रहे थे, अपने मशीन मेड गुड्स फ्री में। तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स की इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, इस टैक्स पॉलिसी की वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री ग्रो ही नहीं कर पाई और हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरा। एग्रीकल्चर सेक्टर उन पॉलिसीज से खत्म करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर इन पॉलिसीज से खत्म करा। ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि हमारा कहीं से कहीं तक हमें छोड़ना नहीं चाहते थे, पूर्ण तरीके से एक्सप्लॉइटेशन वो चाहते थे, समझ रहे हो। तो इंडिया ने बहुत कुछ फेस किया यार, इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत सारी इंडिया में रही है। तो ये उनका एक मेजर हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने की पॉलिसी थी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म करने के लिए दो पॉलिसीज लगी उनकी, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन,
डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। उसके बाद तीसरी क्या आई, मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन। ये मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ कि हमारे इंडिया में लोगों का ध्यान किस तरफ चला गया, मशीन मेड गुड्स की तरफ चला गया। गुड क्वालिटी होते थे, सप्लाई बहुत होती थी, सस्ते लगते थे उनको, तो उन्होंने इतना ज़्यादा compete किया कि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टिक ही नहीं पाए। उसके बाद लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, इंडस्ट्रीज खत्म होती जा रही थी, प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इंडस्ट्री का गिरता चला गया। उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको आई, जो लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड थे उनका तो भैया काम धंधा बंद हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हमें फेस करनी पड़ी बिकॉज ऑफ डिके ऑफ इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन इंडस्ट्रीज। तो 4 प्रॉब्लम्स बच्चे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गई, लैंड सेटलमेंट, कमर्शियलाइजेशन, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ गई, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन, जीडीपी खत्म और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज आपको याद कर लेने हैं सारी की सारी चीजें, लिख लिख के देखनी है, भूलना मत बिल्कुल भी। अगर नहीं लिखोगे तो दिक्कत रहेगी। ओके चलो सर, कुछ और पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बच्चे, जो मशीन बनाती हैं, टूल्स बनाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, इन सबको कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, बहुत ही ना के बराबर थी। सर ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर था ना, जो गवर्नमेंट थी, उसका रोल ना के बराबर था, वो खर्चा ही नहीं करता था इंडस्ट्रीज के ऊपर। देखो लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर डिड नथिंग फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर रिमेन कन्फाइंड ओनली टू, सिर्फ किस पे फोकस कर रहे थे वो लोग, रेलवेज पे, कम्युनिकेशन पे, पावर पे, ये सिर्फ अपने लिए, क्योंकि ये उनको मदद करता था, हमें तो कोई मदद नहीं कर रहा था। ये चीजें सिर्फ उनको मदद कर रही थी। तो ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर ने कोई रोल नहीं निभाया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अब बच्चों अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो फॉरेन ट्रेड में इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसके अंदर मेनली 3 चीजें थी। सबसे पहले नंबर 1, हम लोग एक्सपोर्टर बन चुके थे किस चीज के, वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब यहां से हम सारा रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे। और इंपोर्टर बन चुके थे हम मशीन मेड फिनिश गुड्स की। और ये सारी चीजें मेनली कहां पे हो रही थी, ब्रिटेन। हमारा जो मेन फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन की तरफ था, 50% से भी ज्यादा ब्रिटेन की तरफ था। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल की मोनोपोली थी। और इंडियन वेल्थ जो है वो सारी की सारी ड्रेन हो गई। ड्रेन का मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरी कोशिश करी कि वो किसी भी तरीके से हमारी सारी वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर दे, सारे रॉ मटेरियल हमारा ले ले, सारे हमारी अच्छी चीजें ले ले और हमें ही बेच दे। तो ये ब्रिटिशर्स की मेजर पॉलिसीज थी अंडर द कौन सा सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। ठीक है, सही हो गया। तो मेनली जो आपको पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में है। फॉरेन सेक्टर में तो यही है कि ज्यादातर हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ हो रहा था। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, क्या इंपोर्ट कर रहे थे, फिनिश गुड्स, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कई बार पूछ लेता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रिटिश रूल में हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था, कितने लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे थे। तो इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन के बारे में अगर बताएं बच्चों, तो हमारे पास एग्रीकल्चर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। ज्यादातर लोग किस पे डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड 75% ऑफ आवर पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। उसके बाद इंडस्ट्री में थे, लेकिन इंडस्ट्री धीरे धीरे बंद होने लगी, तो एक इनसिग्निफिकेंट सोर्स रही इंडस्ट्री किस चीज का, ऑक्यूपेशन। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9% of the working population in India was engaged in मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग एटसेट्रा। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मात्र 9% लोग थे जो इंडस्ट्रीज में थे। इसका मतलब इंडस्ट्रीज तो ना के बराबर थी। अब तुम सोचो इंडिया आज कितनी दूर आ गया है, किस तरीके से डेवलपमेंट किया होगा, इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी। ठीक है, उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ बहुत ज्यादा अनबैलेंस थी। कोई सेक्टर ग्रोथ कहीं हो रही है, कहीं नहीं हो रही, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि चल क्या रहा है। ग्रोथ इज सेट टू बी बैलेंस्ड when all the sectors are equally developed, but हम तो बहुत ही ज्यादा अनबैलेंस थे। रीजनल वेरिएशन था बहुत ज्यादा, जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इसके अंदर वर्कफोर्स एग्रीकल्चर से कम होती चली गई, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में बढ़ गई। तमिलनाडु के लोग, केरला के लोग, कर्नाटका के लोग, इन लोगों ने एग्रीकल्चर से हटके
मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सर्विस सेक्टर की तरफ जाना चालू करा। तो रीजन टू रीजन बहुत ज़्यादा वेरिएशन था, वहीं पंजाब में देखो, हरियाणा में देखो, वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा था। तो रीजन टू रीजन भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिल रहे थे। तो हमारे ऑक्यूपेशन की बात करें तो मेनली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री ना के बराबर, ग्रोथ काफ़ी अनबैलेंस्ड और रीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर की बच्चों अगर बात करें तो ब्रिटिशर्स ने, ये एक पॉजिटिव है हमारे लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा, रेलवेज डेवलप करे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलप करा, रोड्स डेवलप करे, कम्युनिकेशन डेवलप करा, लेकिन ये सब उन्होंने अपने लिए ही डेवलप किया था, हमारे लिए नहीं। तो अगर ये बोला जाए कि क्या कॉलोनियल रूल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो हम बोलेंगे यस, रेलवे, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड्स, कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप हुआ, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स। हाँ, हम आज यूज कर रहे हैं, लेकिन मेनली फायदा उनको ही हुआ था। क्या क्या पॉजिटिव रहे ब्रिटिशर्स के, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या क्या सिखाया, क्या कुछ पॉजिटिव्स भी रहे ब्रिटिशर्स के। तो नंबर 1 आता है सबसे पहला, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ब्रिटिशर्स ने हमें ये तो सिखा दिया कि कैसे आप ज्यादा ग्रो कर सकते हो, कैसे आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हो, एंड इवन आप सप्लाई भी कर सकते हो। मतलब हमारा किसान तो बस इतना ही ग्रो कर रहा था कि वो अपने घर में खाना खा ले, बट ब्रिटिशर्स ने हमें सिखाया कि हमारी कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम बहुत कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हम सेल्फ सफिशिएंट बने और इवन हम एक्सपोर्ट भी करने लगे। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको भी पीछे दिखाया, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सब डेवलप किया था, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्प आया। नेक्स्ट आता है चेक ऑन फेमाइंस। जो बहुत सारा पहले सूखा पड़ता था, चीज़ें नहीं होती थी, अब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था, कहीं सूखा पड़ा तो वहाँ तक हमारे पास इतनी भी फैसिलिटी नहीं थी कि बता पाए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं थी, हम वहाँ तक रिलीफ पहुँचा पाए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने वो सब डेवलप करा, जिससे काफ़ी ज़्यादा इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं फ्लड आता है, कहीं फेमाइन आता है, कहीं पे कोई अर्थक्वेक आता है, तो क्विकली हम पहुँच सकते थे। उसके बाद मॉनेटरी एक्सचेंज, हम लोगों को पैसे की इंपॉर्टेंस समझ में आई, हम लोगों ने अपने सबसिस्टेंस से कमर्शियलाइजेशन की तरफ चीजें करना चालू करी, पैसे की तरफ थोड़ा सा सोच गई, कमाने लगे, समझने लगे बिजनेस को और ग्रो करने लगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरा का पूरा ब्रिटिशर सेट कर ही गए थे, लॉ एंड ऑर्डर सेट कर गए थे, तो हम लोग वहां से हिंट लेके खुद को आगे बढ़ा पाए। तो ये सारे बच्चों बेनिफिट्स थे जो ब्रिटिशर्स ने हमें दिए थे, सेल्फ सफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेक ऑन फेमाइंस, मॉनेटरी एक्सचेंज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। इसके बाद बच्चों अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें इंडिपेंडेंस पे, तो कैसी थी। नंबर 1, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल का मतलब बहुत बुरे तरीके से उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया था। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, सेमी फ्यूडल का मतलब है बच्चों की 2 क्लासेस उन्होंने बना दी थी, एक रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक मालिक होंगे और एक उनके लिए जो गरीब हिस्सा काम करेगा। तो बहुत ज्यादा क्लास कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने डेवलप कर दी थी। स्टेगनेंट इकोनॉमी, स्टेगनेंट होती है जो काफी स्लो ग्रोथ या नो ग्रोथ वाली इकोनॉमी होती है, ऐसे हो गए थे। बैकवर्ड हम लोग थे, डेप्रिशिएटेड बुरे तरीके से, हमारे सारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो चुका था। एम्प्यूटेटेड, एम्प्यूटेटेड का मतलब बंटवारा हो चुका था बहुत बुरे तरीके से, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े थे। इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, इंडस्ट्रीज ना के बराबर, पूरी कंप्लीटली बैकवर्ड और डिस्टर्ब्ड। ये सारी की सारी इंडियन इकोनॉमी का हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद आता है बच्चों डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का क्या मतलब होता है कि कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट का रेशो। इसमें हम लोग डेमोग्राफिक प्रोफाइल देखते हैं कि देश किस तरीके का है, कैसा जा रहा है। तो डेमोग्राफिक कंडीशंस जो थी वो हमें सारे के सारे फीचर्स दे रही थी एक स्टेगनेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के, कि हम बिल्कुल बैकवर्ड है और काफी ज्यादा स्लो या नो ग्रोथ वाला देश हम बन चुके थे। ठीक है, तो देखो क्या क्या कंडीशंस थी डेमोग्राफिक। बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ही हाई थे, बहुत तेजी से बच्चे पैदा हो रहे थे, बहुत तेजी से लोग मर भी रहे थे क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा हाई था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होता है बच्चों जहाँ पे एक बच्चा 1 साल की उम्र से पहले उसकी डेथ हो जाती है। तो बच्चा पैदा तो हो रहा है लेकिन 1 साल तक भी वो अपना पूरा नहीं कर पा रहा उम्र। तो लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ वैक्सीन्स, लैक ऑफ केयर, इस वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, ये काफी हाई रहा। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, देखो लो भी लिख सकते थे लेकिन एक्सट्रीमली लो, तो ना के बराबर पढ़ाई थी। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग बिल्कुल भी, एवरेज एज बहुत ना के बराबर थी। बच्चों इसमें मैं आपको बोलूंगा यू हैव टू लर्न द डेटा। इसके अंदर आप लोग प्लीज एनसीईआरटी खोलना,
और डेमोग्राफिक प्रोफाइल का डेटा याद करना। आपको इंडियन इको में सारा डेटा नहीं याद करना है, बट मैं जो जो बोलूंगा उतना उतना डेटा आप लोग याद कर लेना बस, ठीक है। जैसे आप अपनी एनसीईआरटी उठा लेना और एनसीईआरटी के हिसाब से, क्योंकि सबके पास अलग अलग बुक्स होती है, तो आप डेटा लर्न कर लेना। और एग्जाम में अगर आप डेटा लिख के आओगे तो किस ईयर का है प्लीज वो जरूर मेंशन कर देना, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग ईयर्स का अलग अलग डेटा है। तो आपको पूरा डेटा नहीं रटना है, बस 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी किताब में, मात्र 2-4 टॉपिक, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से, उनमें से एक ये है, ठीक है। बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज कितने साल इंसान जी रहा है, वो भी ना के बराबर थी, हल्की थी, बहुत नीचे थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, और गरीबी बहुत ज्यादा थी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। तो अगर हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस की बात करें तो ये सब शो कर रहे थे कि हम लोग बहुत ही स्टेगनेंट और बहुत ही ना के बराबर ग्रोथ वाला देश बन चुके थे, ठीक है। तो ये सब आ जाता है बच्चों हमारे पास फर्स्ट हमारे चैप्टर में, जो मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। आई होप आपको चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा, रिवाइज हो गया होगा। इंडियन इको तो मैंने अभी डिटेल में पढ़ाई थी आपको सारी की सारी, जस्ट 1 महीना पहले दिसंबर में ही हमने पूरी इंडियन इको की सीरीज करी है, तो अभी वापस से रिविजन बहुत अच्छा हो गया होगा। जो अब पहली बार कर रहे हैं वो भी अच्छे से बस 4 चीजें करनी है, वीडियो देख ली, समझ ली, नाउ यू जस्ट हैव टू रीड योर एनसीईआरटी वंस, या जो भी किताब है आपके पास, उसके बाद यू हैव टू राइट और अंडरस्टैंडिंग करके चलनी है, लर्निंग करके चलनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, लर्न करना, पढ़ना और लिखना, करके चलो, लर्न कर लो। एक चैप्टर आपका टारगेट है, कर लेना है। उसके साथ एक छोटा सा सरप्राइज और है बच्चों, मैं आपको बता दूं, कल संडे है, कल संडे को जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको आज कराए हैं, जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं, उस चीज के ऊपर हम एक छोटा सा टेस्ट रखने वाले हैं। तो रात को या शाम 7 बजे तक आप पूरा प्रिपेयर कर लेना। शाम को 7 बजे आपके पास एक वीडियो आएगा, जिस वीडियो में आपके पास टेस्ट पेपर होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन 1 फॉर बिजनेस स्टडी, सेक्शन 2 फॉर अकाउंट, सेक्शन 3 फॉर इकोनॉमिक्स। मैंने जितनी भी चीजें कराई हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट मैं आपको बना के दूंगा। 7 बजे के बाद 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आप उसको आराम से पूरा कर लेना। रात को 10 बजे एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको उसकी आंसर की दे दूंगा। तो आपको आंसर की से मैच करना है, चेक करना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एंड देन कमेंट्स में सबको बताना है कि सर इतने नंबर आए और इतना हम प्रिपेयर्ड हैं, राइट। तो कल संडे को भी मिलेंगे, बहुत ज्यादा देर के लिए तो नहीं, बस टेस्ट पेपर आएगा आपके पास और उसके साथ साथ उसकी आंसर की आएगी। 7 बजे टेस्ट पेपर, 10 बजे आंसर की, 7 बजे रेडी रहना टेस्ट के लिए, 10 बजे उसको मैच करने के लिए, राइट। और अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स फर्स्ट वीक इज डन। मिलेंगे फिर मंडे को, अपनी पढ़ाई आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।